देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करना सीखा था और उसका सेट तरीका पढ़ा था। उसके 2 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाए थे। अब अगले 2 क्वेश्चन तुमको ट्राई करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये लिखी हुई है, तो तुम वीडियो पॉज़ करके उसको नोट कर लेना। मैं अभी जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना? देखो, इसमें हमको दे रखा है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एम मास का कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रखा है जिसको वेज बोलते हैं, जिसका ये वाला एंगल थीटा है ना? और पता है ये जो वेज है, जो गाड़ी है, वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी है, मतलब इस बार ये वेज फिक्स नहीं है बल्कि मूव करने के लिए फ्री है, मतलब मूवेबल है ना? अब देखो, उसके ऊपर उतने ही मास मतलब एम मास का एक और ब्लॉक रख दिया है ना? इस ब्लॉक को धागे से जोड़ दिया है और धागे के दूसरे सिरे को दीवार से फिक्स कर दिया है। अब इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया है, तो छोड़ने पर इस वेज का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना। चलो बच्चों, इसको करते हैं। तो इस सिस्टम को छोड़ दिया है, तो छोड़ने पर इस ब्लॉक और वेज का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो चलो, एक बार इनका मोशन कैसा होगा वो देख सकते हैं ना? तो हम, है ना, हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ने पर ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। और तुम बताओ कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो बताओ रस्सी के इस पार्ट की लेंथ बढ़ जाएगी, इस पार्ट की लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली इस पार्ट की लेंथ घटेगी और इस पार्ट की लेंथ घटेगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बेचारी इस गाड़ी को आगे की ओर जाना होगा, है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ने पर ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो बेचारी इस गाड़ी को आगे की ओर जाना होगा। तो छोड़ने पर इन दोनों के एक्सेलरेशन कितने होंगे वो देखना है। बस देखते बताओ कि बताओ, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है, मतलब मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम है। और मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम को करने का बिल्कुल सेट तरीका बताया था, बिल्कुल रटे-रटाई स्टेप्स होती है ना, वैसे ही करेंगे। चलो, सबसे पहले एक्सेलरेशन मानते हैं। तो मैंने तुमको, है ना, तुमको चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें, तो ऐसे केस में पहले किसका एक्सेलरेशन मानते हैं? गाड़ी का। तो चलो, गाड़ी का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो हमको पता है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन ए हो, तो उस पे बैठे हो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए तो होगा ही, लेकिन गाड़ी के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर फिसल रहा है, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन बी भी होगा। तो हमको अच्छे पता है कि इस पैसेंजर है, इस ब्लॉक के दो-दो एक्सेलरेशन होंगे। गाड़ी के ऊपर बैठा है इसे ए और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इसलिए बी। बस ये एक्सेलरेशन मान लिए। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, है ना? तो इसमें न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन भी सेट होती हैं। तो मैंने चमका कर बताया था कि पहली इक्वेशन अकेले इस पैसेंजर की इक्वेशन सरफेस के अलोंग लगाएँगे। चलो, एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? पहले पैसेंजर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पैसेंजर पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तो बताओ, इस पैसेंजर पर मेनली ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा, लेकिन इस इंक्लाइन सरफेस पर है तो mg के कंपोनेंट तो करने ही पड़ेंगे। तो हमको याद है कि mg का इस सरफेस के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा। और एक और गंदा वाला फोर्स लगेगा, कौन-सा? नॉर्मल रिएक्शन, है? तो हमको पता है कि ये ब्लॉक और वेग दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं, तो दोनों एक-दूसरे को परपेंडिकुलर धक्का देंगे, मतलब ब्लॉक इस गाड़ी को धक्का देगा N फोर्स से। तो ऐसी रिएक्शन है, गाड़ी ब्लॉक को भी नहीं छोड़ेगी, ब्लॉक को भी धक्का देगी N फोर्स से। उसमें ये N इस ब्लॉक के पाले में आएगा। और बताओ, ब्लॉक पर और कौन-सा फोर्स लगेगा? टेंशन। तो होता है ब्लॉक रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो रस्सी इसको खींचेगी टेंशन T से। तो हमको पता है कि बताओ, नॉर्मल रिएक्शन से बचने के लिए, है ना, नॉर्मल रिएक्शन से बचने के लिए पहली इक्वेशन कौन-सी लिखेंगे? अकेले इस पैसेंजर की इक्वेशन इंक्लाइन सरफेस के अलोंग लगाएँगे। मतलब अकेले इस पैसेंजर, मतलब अकेले इस ब्लॉक पर इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो बताओ, है ना?
इस पैसेंजर पर इंक्लाइन सरफेस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस टी। एंड वही कि इंक्लाइन सरफेस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स सिंपली mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू अकेले इस पैसेंजर का मास m इनटू इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो बताओ इस पैसेंजर का एक्सेलरेशन केवल b नहीं है, साथ में a भी है ना, है ना, हमको पता है कि पैसेंजर के एक्चुअली दो एक्सेलरेशन है ना, एक तो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है इसे ए भी है, और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है तो बी भी है ना। बस इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखना है, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन बी तो होगा, लेकिन साथ में ए का भी एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग होगा। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ए कॉस थीटा, तो बस इसका इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बी नहीं होगा, एक्चुअली बी माइनस ए कॉस थीटा होगा। लेकिन ये चीज क्लास में बताई थी, तो कोई बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो कुछ भी है, कुछ भी ऐसा कचरा करने की जरूरत नहीं, मुंह जुबानी बोल सकता है कि अकेले पैसेंजर पर इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू अकेले इस पैसेंजर का मास m इनटू इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ओनली b नहीं होगा, एक्चुअली b माइनस a cos थीटा होगा। तो ये पहली इक्वेशन लिख दी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखनी है, तो बताओ दूसरी इक्वेशन भी बिल्कुल सेट है ना, दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेट है, तो मैंने बताया था कि दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी और पैसेंजर दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिस्टम मान लेते हैं ना। तो दूसरी इक्वेशन के लिए गाड़ी और पैसेंजर दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। और बताओ इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, याद है अच्छे से कि दूसरी इक्वेशन के लिए गाड़ी पैसेंजर दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं, और बताओ पूरे सिस्टम की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्स एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्स एक्सेलरेशन, है ना। बस तुम आराम से बताओ कि आराम से बताओ कि गाड़ी और पैसेंजर दोनों को एक सिस्टम मान लें, तो बताओ अब एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब एन होते भी छुप जाएगा ना, तो दोनों को एक साथ ले तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपस में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होते भी छुप जाएगा। तो बताओ इस पूरे सिस्टम पर है ना, बताओ इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा, केवल रस्सी की टेंशन टी। देखो एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स देखने की मैंने स्किल बताई थी, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था, है ना, तुमको चमका कर बताया था कि जिसको सिस्टम माना उसको गोले में बंद कर दो, तो तब गोले के बाहर से है ना, गोले के बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा दिख रहा है, केवल इस रस्सी की टेंशन टी। तो पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ओनली टी इक्वल टू पहले का मास m इंटू इसका एक्स एक्सेलरेशन ए प्लस दूसरे है ना, दूसरे इस ब्लॉक का मास m इंटू इसका रिजल्टेंट एक्स एक्सेलरेशन केवल ए ही नहीं होगा, एक्चुअली a माइनस बी कॉस थीटा होगा, है ना, बताया था। क्या होता है जो पैसेंजर इसके दो एक्सेलरेशन है, गाड़ी के ऊपर बैठा है इसे ए और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इसे बी, तो इसका नेट एक्सेलरेशन केवल ए नहीं होगा, साथ में बी का भी एक कंपोनेंट होगा। तो होता है ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो बी का एक कंपोनेंट बी cos थीटा, है ना, बस, है ना। तो इस पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स टी इक्वल टू पहले का मास m इंटू पहले का एक्स एक्सेलरेशन a प्लस दूसरे का मास m इंटू दूसरे का रिजल्टेंट एक्स एक्सेलरेशन केवल a नहीं होगा, एक्चुअली a माइनस बी cos थीटा होगा। तो इस सेकेंड इक्वेशन, अब देखो अगर ढंग से देखो है ना, इसमें अगर ढंग से देखो तो इसमें एक्चुअली a b और t तीन वेरिएबल है ना, तो इसमें a b और t तीन वेरिएबल है, तो तीन इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन तो आ गए, तीसरी एक और इक्वेशन चाहिए। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी इक्वेशन कौन सी लिखेंगे, ए और बी में रिलेशन, बस इस बार एक इक्वेशन कम पड़ रही है ना, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इनके एक्सेलरेशन ए और बी में रिलेशन। हाँ बच्चों, ए और बी में रिलेशन के लिए कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए अलग से डायग्राम बना दिया है ना,
तो पहले एक्सेलरेशन लिख देते तो हमको पता है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन ए माना था ना, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है, तो उससे जुड़ी हुई इस पुली का भी एक्सेलरेशन ए होगा और उस पे बैठे हुए इस पैसेंजर का भी एक्सेलरेशन ए तो होगा ही, लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर स्लाइड करा है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बी भी होगा। तो इस पैसेंजर के एक्चुअली दो एक्सेलरेशन होंगे, गाड़ी के ऊपर बैठा है इससे ए और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इससे बी। बस ए और बी में रिलेशन देखना है, तो उसके लिए इस कॉम्प्लिकेट रस्सी को कंसीडर करते हैं, है ना? इसकी इस लेंथ को L1 और इसको L2 मान लेते हैं। तो हमको पता है कि होता है ब्लॉक्स मूव करेंगे तो L1 भी चेंज करेगा, L2 भी चेंज करेगा, लेकिन इन दोनों का एडिशन मतलब रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। बस पहली स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 रस्सी की टोटल लेंथ है जो कि कांस्टेंट रहेगी। फिर एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dl1 by dt प्लस dl2 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और बस अब सबसे मेन पार्ट है dl1 और dl2 by dt की वैल्यू रखना। चलो पहले dl1 by dt तो आराम से बताओ कि dl1 by dt क्या होगा, है ना? dl1 by dt क्या होगा, L1 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इस फासले को कौन चेंज करेगा, दीवार और पुली। दीवार फिक्स है तो उसके कारण रेट ऑफ चेंज 0। और बताए जो पुली है वो ए की रेट से दीवार के पास आ रही है, मतलब ए की रेट से इस फासले को घटा रही है, तो रेट ऑफ चेंज माइनस है तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 माइनस ए हो गई। अब सबसे मेन चीज dl2 by dt, तो तुम बताओ कि dl2 by dt क्या होगा L2 में रेट ऑफ चेंज मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज। बताओ इस फासले को कौन चेंज करेगा, एक तो पुली चेंज करेगी और एक ब्लॉक। तो तुम देखते ही बताओ ना, तुम देख के बताओ कि बताओ पुली का भी ये वाला एक्सेलरेशन ए है और ब्लॉक का भी ये वाला एक्सेलरेशन ए है ना? तुम देख सकते हैं कि पुली का भी ये वाला एक्शन ए और ब्लॉक का भी ये वाला एक्शन ए है। तो होता है इस ए एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, है ना? एक्शन तो दोनों का है, तो होता है इस ए एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। इससे ये वाला एक्सेलरेशन इस रिलेटिव फासले को चेंज नहीं करेगा, इस रिलेटिव फासले को कौन चेंज करेगा, केवल रिलेटिव एक्सेलरेशन बी चेंज करेगा। और तुम बताओ कि बी की रेट से ब्लॉक पुली से दूर जा रहा है, मतलब बी की रेट से इस फासले को बढ़ा रहा है इससे रेट ऑफ चेंज प्लस बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये dl1 by t माइनस ए dl2 by t प्लस बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए और बी, बस ए इक्वल टू बी आ गया ना, तो इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन, तो इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इक्वल टू बी आ गया। अब देखो इतना सिंपल था, लेकिन कई महामूर्ख लोग अपनी डेढ़ बुद्धि लगाते हैं, वो सुन लेना, है ना? तो कई बेवकूफ लोग क्या करते हैं हैं? कई बेवकूफ लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि ब्लॉक का एक्शन बी भी है लेकिन ए भी है, तो गधों टाइप से इस ए का एक कंपोनेंट कर लेते हैं ए cos थीटा, और उसके बाद dl2 by dt ये b माइनस ए cos थीटा ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है। तुम बताओ कि ए एक्सेलरेशन ब्लॉक का है तो पुली का भी है, तो बताओ ब्लॉक के इस ए एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ए cos थीटा करोगे तो पुली के भी इस एक्शन के कंपोनेंट ए cos थीटा इसका भी करना पड़ेगा। तो ये भी ए cos थीटा, ये भी ए cos थीटा, तो ये वाला एक्शन दोनों का सेम है, इससे ये एक्सेलरेशन रिलेटिव फासले को चेंज नहीं करेगा, इस रिलेटिव फासले को केवल रिलेटिव एक्शन बी चेंज करेगा। तो आगे मूर्खों टाइप से, है ना, ध्यान रखना कि आगे मूर्खों की टाइप से ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में मैंने बोला था, है ना बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोला था कि ये वाला, है ना, परफेक्ट शब्दों में बोला था कि ये वाला एक्शन तो पुली का भी और ब्लॉक का भी है ना? ए वाला एक्शन पुली का भी और ब्लॉक का भी है, तो इस ए एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, इस रिलेटिव फासले को केवल रिलेटिव एक्शन बी चेंज करेगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इक्वल टू बी, बस तीसरी इक्वेशन के एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इक्वल टू बी, बस आराम से बताओ कि ए बी और टी तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और टेंशन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
हाँ बच्चों, उसके बाद मैंने दूसरा होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो देखो उसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज डायग्राम ये सब दे रखा है। वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना? तो इसमें वही था, स्मूथ हॉरिज़ॉन्टल सरफेस थी, उसमें एम मास का कोई ट्रायंगुलर वेज रखा है जिसको सिंपल शब्दों में गाड़ी बोल सकते हैं और उसके ऊपर उतने ही मास मतलब एम मास का एक और ब्लॉक भी रख दिया है। इसको धागे से जोड़ दिया है। ये धागा कॉम्प्लिकेट टाइप से रस्सी से जुड़ा हुआ है और रस्सी के इस सिरे को हमने दीवार से फिक्स कर दिया है। अब इस सिस्टम को छोड़ दिया है, तो हमको पूछा है कि छोड़ने पर इस वेज और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देख। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं ना। तो इस सबसे पहले इसमें मोशन कैसा हो रहा होगा वो देख सकते हैं ना। तो हमको अच्छे पता है ना, कॉमन सेंस ही पता है कि छोड़ने पर ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। और बताओ ये ब्लॉक नीचे आएगा तो रस्सी के इस पार्ट की लेंथ बढ़ जाएगी, इस पार्ट की लेंथ बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली रस्सी के इन पार्ट्स की लेंथ घट जाएगी और इनकी लेंथ घटेगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बेचारी गाड़ी को आगे की ओर जाना होगा। बस दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। तो हमको पता है कि ये भी टिपिकल वही मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम है। इसको करने का बिल्कुल सेट तरीका है, तो वही सबसे पहले एक्सेलरेशन मानते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, चमका कर बताया था कि कभी भी गाड़ी और पैसेंजर दोनों मूव करें, तो पहले हम किसका एक्सेलरेशन मानते हैं? गाड़ी का। चलो गाड़ी का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो हमको पता है कि बताओ गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है, तो उसपे बैठे हुए इस पैसेंजर का भी एक्सेलरेशन ए तो होगा ही, लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इसलिए गाड़ी के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन बी भी होगा। तो पैसेंजर के एक्चुअली दो-दो एक्सेलरेशन होंगे। गाड़ी के ऊपर बैठा है इसे ए और गाड़ी के रिस्पेक्ट में फिसल रहा है इसलिए बी। ये एक्सेलरेशन मान लिए। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले पैसेंजर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, केवल पैसेंजर पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। अब तो फटाफट कर सकते हैं ना। तो पैसेंजर पर ग्रेविटेशन फोर्स एमजी, एमजी को बताने की जगह उसके दोनों कंपोनेंट को बताए थे। तो एमजी का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर, एमजी का इंक्लाइन के अलोंग पर कंपोनेंट एमजी sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एमजी cos थीटा और एक वो गंदा वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो हमको पता है कि जो ब्लॉक है वो इस गाड़ी को धक्का देगा एन फोर्स है, तो एज ए रिएक्शन गाड़ी की सरफेस ब्लॉक को भी धक्का देगी एन फोर्स है ना? और एक और फोर्स लगेगा बताओ, ये ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी खींचेगी टेंशन टी से और हमको पता है ना? हमको पता है कि बहुत हल्की रस्सी है, जो बिल्कुल स्मूथ पुली से पास हो रही है, तो एक रस्सी में सब जगह टेंशन सेम होगी। तो इधर टेंशन टी है तो ऑब्वियसली इधर भी टी, इधर भी टेंशन टी और इधर भी टी। बस अब इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन बिल्कुल सेट है ना, तो हमको अच्छे रटा हुआ है कि बता पहली इक्वेशन अकेले पैसेंजर की इक्वेशन लिखते हैं, इंक्लाइन सरफेस के अलोंग मतलब अकेले पैसेंजर पर इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो बताओ अकेले इस पैसेंजर पर है ना, अकेले इस पैसेंजर पर इंक्लाइन सरफेस के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा माइनस टी। तो इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स mg sin थीटा माइनस टी इक्वल टू अकेले इसका मास m इनटू इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन केवल b नहीं होगा, साथ में a का भी एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग होगा ना। बताओ इंक्लाइन के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? b माइनस a cos थीटा। वो पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके थे। ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखनी है, तो दूसरी इक्वेशन भी सेट है, ठीक है? तो दूसरी इक्वेशन भी सेट है, मैंने चमका कर बताया था कि दूसरी इक्वेशन के लिए ना, दूसरी इक्वेशन के लिए गाड़ी और पैसेंजर दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और चलो ये दोनों मासलेस पुलीज हैं, वो गाड़ी से जुड़ी हुई, तो इसको भी सिस्टम के अंदर ही ले लेते हैं ना। तो बताया था कि दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेट है, तो वही दूसरी इक्वेशन के लिए गाड़ी और पैसेंजर दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं और इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में है ना,
बस वही कि दूसरी इक्वेशन के लिए गाड़ी पैसेंजर तो एक सिस्टम मान लेते हैं। चलो इन मासलेस पुली को भी सिस्टम के अंदर ही ले लेते हैं। और बताओ इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू पहले का मास इंटू पहले का एक्स एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे का एक्स एक्सेलरेशन। तो बस इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स देखना है तो उसके लिए स्किल बताई थी, है ना। तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ जिसको सिस्टम बना उसको गोले में बंद कर दो, है ना। तो जिसको सिस्टम बना उसको गोले में बंद कर दो। तो बताओ गोले के बाहर से कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? केवल टेंशन। बताओ ये रस्सी भी खींचेगी टी से, ये भी खींचेगी और टी से, और ये भी खींचेगी टी से। तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 3T, है ना। तो ध्यान रखना एक्सटर्नल फोर्स देखने की वही स्किल कि जिसको सिस्टम बना उसको गोले में बंद कर दो तो गोले के अंदर वाले तो सारे फोर्स छुप जाएंगे, गोले के बाहर से जो फोर्स दिखेंगे वही एक्सटर्नल फोर्स का काम करेंगे। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि गोले के बाहर से, प्लीज बताओ गोले के बाहर से हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये टी और एक ये टी और एक ये टी। कई मूर्ख लोग बोलते हैं कि तो एक ही रस्सी है, एक ही बार टेंशन। लेकिन मैंने चमका कर बताया था कि भले एक ही रस्सी है लेकिन इस पूरे सिस्टम में ये रस्सी सिस्टम से 3 बार गुजरे तो 3 बार टेंशन लगेगी। तो ये भी खींचेगी टी से, ये भी खींचेगी टी से और ये भी टी से। तो पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स केवल 3T इक्वल टू इस पहले का मास m इंटू पहले का एक्स एक्सेलरेशन a प्लस इस दूसरे का मास m इंटू दूसरे का रिजल्टेंट एक्स एक्सेलरेशन केवल a ही नहीं होगा, साथ में b cos थीटा भी होगा। तो इसका मास m इंटू इसका एक्स एक्सेलरेशन नॉट ओनली a, एक्चुअली a माइनस b cos थीटा ही होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसमें चक्कर ये है कि इसमें a b और t तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए और हमको रटा हुआ है कि बताओ तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? ए और बी में रिलेशन से। बस ए और बी में रिलेशन के लिए अलग से डायग्राम बना सकते हैं। चलो एक बार एक्सेलरेशन लिख देता हूँ। कोई गाड़ी का एक्सेलरेशन ए माना था ना, तो हमको पता है ना, हमको पता है हमको पता है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन ए है तो उससे जुड़ी इस पुली का भी एक्सेलरेशन ए होगा, उससे जुड़ी इस पुली का भी एक्सेलरेशन ए, और उस पे बैठे हुए इस पैसेंजर का भी एक्शन ए तो होगा ही, लेकिन साथ में गाड़ी के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर स्लाइड कराए तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बी भी होगा, है ना। और ये पुली दीवार से जुड़ी हुई तो इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो। बस ए और बी में रिलेशन निकालना है तो जो कॉम्प्लिकेटेड रस्सी है उसको लेते हैं, उसकी हर एक लेंथ को मान लेते हैं। तो चलो इसको L1, इसको L2, इसको L3 और इसको L4। बस वही कंसेप्ट कि ब्लॉक्स मूव करेंगे तो L1 भी चेंज करेगा, L2 भी चेंज करेगा, L3, L4 ये सब चेंज करेंगे, लेकिन इन सब का एडिशन या रस्सी की टोटल लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो पहली स्टेप में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 रस्सी की टोटल लेंथ है जो कि कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन में रिलेशन के लिए इसका डिफरेंशिएशन, तो dl1 by dt प्लस dl2 by dt प्लस dl3 by dt प्लस dl4 by dt इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब सबसे मेन पार्ट इनकी वैल्यू रखना, इनकी वैल्यू रखते हैं। पहले dl1 by dt बताओ, dl1 by dt इस l1 में रेट ऑफ चेंज, मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज। बताओ, है ना, बताओ इस फासले को कौन चेंज करेगा? एक तो दीवार और पुली। दीवार फिक्स है तो रेट ऑफ चेंज 0, और पुली की बात करते हैं तो बताओ जो पुली है वो एक ही रेट से दीवार के पास आ रही है, मतलब एक ही रेट से फासले को घटा रही है तो रेट ऑफ चेंज माइनस है, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 माइनस है। ऐसे dl2 by dt, ये L2 में रेट ऑफ चेंज, मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा? एक तो ये पुली और ये पुली। तो होता ये पुली तो फिक्स है, इसके कारण रेट ऑफ चेंज 0, और ये वाली जो पुली है वो एक ही रेट से इस पुली के पास आ रही है, एक ही रेट से फासले को घटा रही है, इससे रेट ऑफ चेंज माइनस है, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 माइनस है। ऐसे dl3 by dt ये होगा L3 में रेट ऑफ चेंज, मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, इसको कौन चेंज करेगा? ये पुली और ये पुली फिक्स है, तो इसके कारण रेट ऑफ चेंज 0। अब इस पुली की बात करते हैं तो होता ये पुली एक ही रेट से
इस पुली के पास आ रही है, मतलब ए की रेट से फासले को घटा रही है, घटा रही से रेट ऑफ चेंज माइनस ए, तो नेट रेट ऑफ चेंज 0 माइनस ए हो गया। बस अब सबसे मेन पार्ट dl4 बाय dt, तो आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि dl आराम से बताओ कि dl4 बाय dt क्या होगा? इस L4 में रेट ऑफ चेंज, मतलब इस फासले में रेट ऑफ चेंज, तो इस फासले को कौन चेंज करेगा? पुली और ब्लॉक। तो तुम देखते ही बताओ, है ना? तुम देखते बताओ कि पुली का भी ये वाला एक्सेलरेशन ए है और ब्लॉक का भी ये वाला एक्सेलरेशन ए है, तो इस ए एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ में मूव करेंगे, है ना? पुली का भी एक्शन ए और ब्लॉक का भी है ना, तो इस ए वाले एक्सेलरेशन के कारण तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ये रिलेटिव फासले को चेंज नहीं करेगा, चमका कर बताया था कि इस वाले रिलेटिव फासले को कौन चेंज करता है? केवल ये रिलेटिव एक्सेलरेशन बी। तो बताओ, ये जो ब्लॉक है वो बी की रेट से इस पुली से दूर जा रहा है, बी की रेट से फासले को बढ़ा रहा है तो रेट ऑफ चेंज प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू 3 है। बस तीसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन में रिलेशन, तो एक्सेलरेशन में रिलेशन b इक्वल टू 3 है, तो बस a b और t तीन वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके a b और t की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो इस तरह से मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम के क्वेश्चन कहीं से भी आ गए, अपने उस रटे रटाए तरीके से कर सकते हैं।